Good morning friends, I am हरवीर सरादना. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान. सो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं 12 जून के करंट अफेयर्स की. तो देखिए, एचएस सर के द्वारा आपको अति उत्तम पढ़ाया जाता है और बेस्ट पढ़ाया जाता है. संज्ञान प्रतियोगी संस्थान के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करते रहें. तो अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ. तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला. तो देखिए पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं. तो केंद्र सरकार ने डीजल वाहन BS6 के लिए पंजीकरण के विवरण वाले स्टिकर के ऊपर कौन से रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है. तो दोस्तों, अभी भारत स्टेज 6 वाहन आने वाले हैं. वैसे तो अप्रैल 2020 से ही शुरू हो जाने चाहिए थे पूरे लेवल पर, लेकिन कोविड-19 के कारण अभी पूरा विस्तार नहीं हो पाया है. तो उन वाहनों के जो रजिस्ट्रेशन होता है उस पर वाहनों पर पट्टी कौन सी लगाई जाएगी दोस्तों. तो देखिए आपके सामने मैं ऑप्शन रखता हूं. तो देखिए ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे. लाल यानी रेड, हरा ग्रीन, पीला येलो, बैंगनी वोयलेट. तो दोस्तों कौन सी पट्टी लगाई जा रही है? ये पट्टी लगाई जा रही है हरे रंग की. तो देखिए आपका आंसर बी हो जाएगा. इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं. तो देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने सीमा सड़क संगठन यानी BRO क्या है दोस्तों? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन को राज्य से 11,800 से अधिक श्रमिकों को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए काम करने की अनुमति दे दी है. तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है, ये आपको बताना है. तो देखिए इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि भाई ये कौन सा राज्य है? झारखंड. बात करते हैं दोस्तों झारखंड के बारे में. तो देखिए झारखंड के अभी CM कौन है दोस्तों? हेमंत सोरेन. और यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू. और कैपिटल रांची है. और आगे भी हम देखते हैं झारखंड के बारे में. तो देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर झारखंड की. तो देखिए झारखंड के आपको CM मैंने बता दिए कौन है दोस्तों? हेमंत सोरेन. गवर्नर यानी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू. कैपिटल रांची. और नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान है बेतला. और यहाँ का नृत्य दोस्तों सरहुल काफ़ी फेमस है, ये भी आपको ध्यान रखना है. इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं. तो देखिए हाल ही में अनबज गन का निधन हो गया. किसके कारण दोस्तों? कोविड-19 कारण. अनबज गन तो ये क्या थे दोस्तों? तो राजनेता थे, साहित्यकार थे, पत्रकार थे या क्रिकेटर थे दोस्तों? तो दोस्तों ये क्या थे? राजनेता. आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा. इसके बाद हम बात करते हैं तो थोड़ा सा हम इसके बारे में भी देख लेते हैं. तो दोस्तों ये अनबजगन है, ये कौन सी पार्टी से थे? DMK, द्रविड़ मुनित्र कड़गम से MLA रह चुके हैं. तमिलनाडु की ये पार्टी है. बात करते हैं तमिलनाडु की. तो यहाँ के CM कौन है दोस्तों? EK पलानीस्वामी. यहाँ के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है. कैपिटल चेन्नई है दोस्तों. आगे हम थोड़ा देखते हैं. तो देखिए यहाँ का जो नेशनल पार्क है, एक तो गोइंडी है, एक कुमुर्थी है, एक अन्नामलाई है. नृत्य भारतनाट्यम काफ़ी फेमस है. और त्यौहार आप जानते हो दोस्तों, पोंगल यहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है. तो ये भी आपसे पूछा जाता है कई बार एग्जाम में. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं. तो देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेरों की संख्या कितनी हो गई है? तो दोस्तों 2015 में कितनी थी? 2015 में थी 523. और अभी 2020 में काफ़ी वृद्धि बताई गई है, करीब 29% वृद्धि बताई गई है. तो अभी कितनी हो गई है एशियाई शेरों की संख्या? 674. तो ये भी आपको ध्यान रखना है. ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है दोस्तों. इसके बाद हम बात करते हैं तो गुजरात के बारे में बात कर लेते हैं. यहाँ के CM विजय रूपाणी, गवर्नर आचार्य देवव्रत, कैपिटल गांधीनगर, राष्ट्रीय उद्यान गिर राष्ट्रीय उद्यान है.
और गरबा यहाँ का फेमस नृत्य है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपको एक बात ठान लेनी है कि जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जाए उसका आप पीडीएफ भी साथ के साथ प्राप्त करते रहें। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल हरवीर सर पर से आप ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, आज ही जुड़ जाइए। वहाँ पर हम और भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम से संबंधित फैक्ट होते हैं, मैटर होता है, वो सभी डालते रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा देखिए, ये और एक लाइन और रह गई थी दोस्तों। शेरों को कैनाइड स्टेपर वायरस के कारण बहुत ज़्यादा समस्या होती है, शेरों की मृत्यु होती है कैनाइड स्टेपर वायरस के कारण, ये भी आपको ध्यान रखना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जल प्रदूषण के आधार पर रेलवे स्टेशनों को कितने जोन्स में विभाजित किया है? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। तो देखिए आपका राइट आंसर ए। बात करते हैं दोस्तों, तो कौन कौन से जोन है ये? रेड है, ऑरेंज है और ग्रीन जोन है दोस्तों। अभी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? वीके यादव, यानी विनोद कुमार यादव, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में ट्विटर ने 19 जून के लिए अवकाश घोषित किया है, ट्विटर के सीईओ कौन है? दोस्तों आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, 19 जून को ही अवकाश क्यों घोषित किया है ट्विटर ने। दूसरा, इसके सीईओ कौन है, कई एग्जामों में पूछा जाता है। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन ए है टिम कुक, ऑप्शन बी सुंदर पिचाई, ऑप्शन सी जैक डोर्सी और नन ऑफ दीज। तो दोस्तों टिम कुक तो एप्पल के सीईओ हैं, सुंदर पिचाई गूगल के हैं दोस्तों, और जैक डोर्सी ट्विटर के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अमेरिकी कंपनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे हम थोड़ा देख लेते हैं, तो आपका राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा थोड़ा सा इसकी अपन पृष्ठभूमि को जानते हैं कि क्यों घोषित किया गया है अवकाश। तो देखिए दोस्तों, 17वीं 18वीं शताब्दी में अफ्रीका से लोगों को अमेरिका लाकर और उनको गुलाम बनाया जाता था। उनको क्या कर लिया जाता था दोस्तों? गुलाम बना लेते थे और दिन भर कार्य करवाते थे उनसे। मतलब एक दिन में करीब 15 से 20 घंटे 20-20 घंटे काम करवाते थे, यातनाएं भी देते थे। तो ये गुलामी की जो जंजीर है, इससे छुटकारा दिलाने के लिए अमेरिका में एक बड़ा आंदोलन किया गया। 19 जून 1865 को फिर अमेरिका ने गुलाम रखने के खिलाफ एक अधिनियम पारित किया और 19 जून 1865 को गुलामी प्रथा का वहाँ से उन्मूलन कर दिया। भारत में गुलामी प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था दोस्तों? तो भारत में किया गया था 1843। तो भारत का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। 1843 में भारत में गुलाम प्रथा का उन्मूलन कर दिया था दोस्तों। वैसे तो भारत में करीब 2300 वर्ष पहले, यानी जो मौर्य प्रशासन था, उस समय भी गुलाम प्रथा को समाप्त किया था सम्राट अशोक ने। गुप्त वंश में भी काफ़ी अच्छी स्थिति थी, यानी गुलामों का प्रचलन नहीं था। तो उस समय भी भारत में एक ज़बरदस्त, एक अच्छा प्रशासन था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं दोस्तों। इन्फोसिस ने 2020 तक कार्बन मुक्त होने की घोषणा की थी, लेकिन अब कोविड-19 के कारण इसे हासिल नहीं किया गया। तो अब इसे कब हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? दोस्तों इन्फोसिस भारत की एक बहुत अच्छी कंपनी है, पर्यावरण हितैषी भी है, पर्यावरण संबंधित बहुत काम करती रहती है। तो इसने क्या किया है दोस्तों? कार्बन मुक्त होने के लिए 2011 में घोषणा की थी कि 2020 तक हम कार्बन मुक्त हो जाएंगे, यानी कार्बन का इमर्जन नहीं करेंगे। तो अब कौन सा इन्होंने टारगेट रखा है? क्योंकि ये कोविड-19 के कारण अभी ये हासिल नहीं कर पाए थे, तो अब इन्होंने रखा है 2021। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों इन्फोसिस की। तो देखिए इन्फोसिस के जो संस्थापक हैं वो हैं नारायण मूर्ति हैं दोस्तों, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और वर्तमान में चेयरमैन नंदन नीलकर्णी हैं, और एमडी एंड सीईओ कौन है दोस्तों? सलील पारेख।
तो ये भी आपको इन्फोसिस से पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए, हाल ही में किस भारतीय एथलीट को 2.5 वर्ष बाद वाडा ने डोपिंग केस से क्लीन चिट दे दिए। दोस्तों अभी क्या हुआ है, वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, जो एथलीट होते हैं, जो भी प्लेयर होते हैं, उनको क्या डोपिंग के केस में सज़ा वगैरह या उनको खेल पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो ऐसा ही क्या हुआ था, भारत की एक एथलीट थी संजीता चानू को 2.5 वर्ष तक मतलब इसके लिए दौड़ना पड़ा, जगह जगह भटकना पड़ा कि मैं ठीक हूँ, मैंने गलत कोई डोपिंग नहीं किया है। तो अब 2.5 वर्ष बाद वाडा ने क्लीन चिट दी है। तो देखिए, संजीता चानू के अभी जो उनका उस समय एक टाइम चल रहा था, फ्यूचर था, उस पर प्रश्न चिन्ह तो लगता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के प्रति भी कोई ना कोई मुहिम चलानी चाहिए। तो देखिए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो हाल ही में फ्लाई जी मोबाइल ऐप किस आईआईटी के छात्रों ने विकसित किया है। दोस्तों क्या है कि जो एरोप्लेन होते हैं, उनमें जैसे ही यात्रा करते हैं उस समय कोई सामान का प्रोडक्शन वगैरह करना होता है। इन सारी चीज़ों को आसान बनाने के लिए फ्लाई जी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये कौन से आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों ने विकसित किया है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। बात करते हैं गुवाहाटी दोस्तों असम में है। तो असम के सीएम कौन है, तो असम के सीएम है एसएस सोनवाल। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों, जगदीश मुखी। कैपिटल दिसपुर है। और यहाँ के फेमस राष्ट्रीय उद्यान, एक तो मैंने आपको कल ही बताया था, वो चर्चा में है इसलिए एग्जाम पूछा जा सकता है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है। एक जो सबसे फेमस है दोस्तों, वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं उसमें। और बात करते हैं मानस राष्ट्रीय उद्यान भी काफ़ी फेमस है। और असम का प्रसिद्ध नृत्य दोस्तों बिहू है। बिहू भी 3 प्रकार का होता है, वो भी आप देख सकते हो। तो देखिए, हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए, इस बार रमन मैग्सेसे पुरस्कार रद्द कर दिया गया है। पहले भारतीय कौन थे जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, यानी सबसे पहले किस भारतीय को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। इस बार का नहीं दिया जा रहा है कोविड-19 के कारण। तो ये तीसरी बार 60 सालों में तीसरी बार नहीं दिया जा रहा है। एक बार 1970 में वित्तीय संकट के कारण नहीं दिया गया था, एक बार 1990 में भी ऐसे ही हालात हुए थे, और अभी 2020 में नहीं दिया जा रहा है क्योंकि दोस्तों इस समय कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज के कारण काफ़ी समस्याएं झेल रहा है पूरा वर्ल्ड। ठीक है, तो पहले भारतीय कौन थे जिसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, तो विनोबा भावे। ये दोस्तों समाज में इम्प्लीमेंटेशन लाने के लिए, समाज को एक अच्छी बुलंदियों पर ले जाने के लिए, सामाजिक सुधार के लिए, नए इनोवेटिव यानी समाज में सुधार के नए नए तरीके सुझाने के लिए जो प्रयासरत लोग होते हैं उनको दिया जाता है। तो दोस्तों बाकी देखिए, अरुणा राय को भी दिया गया बाद में। पहला तो विनोबा भावे हो गया दोस्तों, अरुणा रॉय को भी दिया गया। रवीश कुमार पत्रकार हैं दोस्तों, जो क्या है कि अभी भी पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम करते हैं, तो इनको भी दिया जा चुका है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इनको भी दिया जा चुका है। और भी देख लीजिए, जैसे सत्यजीत रे है, किरण बेदी है और सोनम वांगचुक है, इनको भी ये पुरस्कार दिया जा चुका है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सत्यजीत रे, किरण बेदी, सोनम वांगचुक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, आज का आपके लिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में मैक्सिमम लिखना है, अधिकतम लिखना है। और जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन के बारे में लिखोगे उतना ही आपकी तैयारी में 4 चांद लगेंगे दोस्तों। मेरा विश्वास कीजिए और आप पूरी मेहनत करते रहिए। कमेंट बॉक्स जिस दिन आप लिखना अच्छे से सीख गए, उस दिन तो आपकी तैयारी को कोई रोक नहीं सकता है। तो देखिए, हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन। IHBT इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोटेक्नोलॉजी
एवं हिमाचल प्रदेश ने हींग एवं केसर का उत्पादन बढ़ाने के लिए समझौता किया है। भारत में सर्वाधिक केसर का उत्पादन कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश करता है? तो आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो आपको सही आंसर लिखना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी आप कलेक्ट कर सकते हो उस सब को आप लिखा करो। आपके आंसर को मैं लगातार देखता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। कई स्टूडेंट बेहतरीन लिख रहे हैं, आप सब भी उनमें शामिल हुई। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आज का जो आपको 100 शब्दों में लिखना है। तो देखिए मूंगा त्रिकोण दिवस के बारे में लिखना है, कब मनाया जाता है। लेकिन ये मूंगा क्या होता है, समुद्री जीव है, समुद्र में कैसे उत्पन्न होता है, ये सारा आपको 100 शब्दों में यहाँ पर लिखना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं दोस्तों। आगे भी क्या है कि बहुत ज़बरदस्त जो यूपीएससी वगैरह देते हैं वो छात्र तो आगे के इन सारे पॉइंट को अच्छे से समझें। तो देखिए किसान उत्पादन संगठन, तो दोस्तों भारत में अगले 3 वर्ष में 3500 किसान उत्पादक संगठनों का निर्माण किया जाएगा, यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO, इनका क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। 3500 FPO और बनाए जाएंगे जिससे किसानों को अपनी फसल का उचित दाम मिले, पारिश्रमिक मूल्य मिले। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं दोस्तों। तो देखिए महत्वपूर्ण बिंदु की हम बात करते हैं तो देखिए आगामी 3 वर्ष में FPO बनाए जा रहे हैं, लगभग 10,000 FPO बनाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी वर्तमान में कितने FPO काम कर रहे हैं, फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये क्या हो जाएगा दोस्तों, फूड यानी खाद्य उत्पादक संगठन। ठीक है, अभी कितने काम कर रहे हैं दोस्तों, 5,000 काम कर रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो देखिए इस वर्ष वित्त मंत्री ने अपना बजट में आगामी 5 वर्षों में 10,000 FPO बनाने में मदद करने की घोषणा की है। दोस्तों अभी जो बजट पेश किया गया था फरवरी 2020 में, उसमें इसका उल्लेख किया गया है। तो 10,000 FPO 5 वर्ष में और बनाए जाएंगे। वर्तमान में ये मैं बता भी चुका हूँ ऐसे आपको कि वर्तमान में कितने FPO काम कर रहे हैं दोस्तों, 5,000 FPO काम कर रहे हैं, जिनमें 910 तो क्या हैं दोस्तों, 910 तो हैं लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, यानी 910 तो लघु कृषक व्यापार संघ से भी जुड़े हुए हैं, जबकि 3,000 FPO नाबार्ड से जुड़े हुए हैं। दोस्तों नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 को, हेडक्वार्टर मुंबई में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें तो देखिए किसान उत्पादक संगठन की हम बात करते हैं तो देखिए किसान उत्पादक संगठनों का अभिप्राय किसान विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के समूह से होता है। दोस्तों किसानों की जो मांग उठाते हैं, देखिए ये समूह बना दिए जाते हैं दोस्तों। समूह बना करके वहाँ पर क्या है कि जो किसान है जिसको अपनी फसल का उचित जो दाम नहीं मिल रहा है, तो वो क्या FPO में जाकर शिकायत कर सकता है, वो सरकार के सामने या जो भी मंडी वगैरह होती है उनके सामने मांग आपकी रखेंगे। तो इस तरीके से FPO होना ज़रूरी है। तो देखिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसी में। तो देखिए इस प्रकार के संगठनों का प्रमुख उद्देश्य कृषि संबंधित चुनौतियों का प्रभावी समाधान करना होता है, यानी कि जो भी कृषि में समस्याएं आती हैं उनका प्रभावी रूप से क्या करना होता है दोस्तों, समाधान। नेक्स्ट बात करते हैं तो देखिए FPO प्राथमिक उत्पादकों जैसे किसानों, दुग्ध उत्पादकों, मछुआरों, बुनकरों और कारीगरों आदि द्वारा गठित कानूनी इकाई होती है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं तो देखिए FPO को भारत सरकार तथा नाबार्ड जैसे संस्थानों ने भी सहायता दी है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं तो देखिए विश्व प्रत्यायन दिवस। तो दोस्तों विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है, 9 जून को। और दोस्तों 9 जून को ही क्या मनाया जाता है, अच्छा वो तो मैंने आपसे पूछा है तो आपको बताना है खैर उसके बारे में। तो देखिए हम आगे बात करते हैं तो देखिए विश्व प्रत्यायन दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जून को व्यापार एवं अर्थव्यवस्था में प्रत्यायन की भूमिका को रेखांकित करने एवं बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों विश्व प्रत्यायन दिवस क्यों मनाया जाता है, आपको क्या लगता है,
कि ये दिवस जो मनाए जाते हैं ऐसे ही होते हैं, हमारे एग्ज़ाम में हमें समस्या उत्पन्न करने के लिए ये मनाए जाते हैं? नहीं दोस्तों, इनमें क्या अलग अलग क्षेत्रों से जो भी जैसे वर्ल्ड टूना दिवस मनाया जाता है, विश्व जैसे अंतर्राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये सारे इसलिए मनाए जाते हैं दोस्तों कि लोगों में जागरूकता बढ़े। अब जैसे विश्व प्रत्यायन दिवस से किस चीज़ में जागरूकता बढ़ेगी दोस्तों? व्यापार और अर्थव्यवस्था में, यानी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। ऐसे जो महत्वपूर्ण कदम होते हैं वो इन दिवस मनाने के उपरांत लिए जाते हैं दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, थीम क्या रखी गई है इस वर्ष की? तो देखिए, विश्व प्रत्यायन दिवस 2020 की थीम खाद्य सुरक्षा में सुधार लाना। जो खाद्य सुरक्षा है, एक्रीडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम AIF अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ज़बरदस्त समझ में आया होगा। चीज़ें UPSC के लेवल की हैं, थोड़ी टफ भी होती हैं दोस्तों, लेकिन आप इस पर 2-3 बार वीडियो को सुनोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप खुद भी वर्क करोगे, आप भी लिखना स्टार्ट करोगे, कॉपी और पेन लेकर बैठा करो दोस्तों, जिससे आप अधिकतम लिख सको। PDF तो क्या है कि ये YouTube चैनल्स जो यूट्यूबर्स होते हैं उन्होंने PDF उपलब्ध करवा करके स्टूडेंट्स में क्या आलसी लेजीपन ला दिया है। मैं भी PDF वैसे डालने लग गया हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर, लेकिन दोस्तों PDF का महत्व नहीं होता है। आपको चीज़ें याद कब होंगी? जब आपके हाथ में कॉपी होगी, पेन होगा, हैंड टू हैंड आप रिटर्न करते रहोगे, वीडियो को आप बीच में पॉज करके और देखते रहोगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तुरंत कस्टम। तो देखिए, तुरंत कस्टम ये क्या चीज़ है दोस्तों, ये आपको थोड़ा देखना है। तो देखिए, हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने बेंगलुरु व चेन्नई में अपना फ्लैगशिप कार्यक्रम तुरंत कस्टम लॉन्च किया है। तो दोस्तों, जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं, जो जैसे अभी जो सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर है जो कौन सा है दोस्तों? GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ठीक है, तो इन टैक्सेस में इम्प्लीमेंट लाने के लिए, टैक्स की चोरी न हो सके, इसके लिए कौन सा स्टार्ट किया है? तुरंत कस्टम्स एक पहल स्टार्ट की है दोस्तों, एक कार्यक्रम है, ये लॉन्च किया गया है। तो देखिए, नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं हम। तो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट दोस्तों बहुत ज़बरदस्त है UPSC के हिसाब से। बाकी फैक्ट तो अन्य एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, तो आपको ये अच्छे से समझना है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट, तो दोस्तों ये अभी हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग ने विश्व के विभिन्न देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को दर्शाने के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट तैयार की है और लॉन्च की है दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों कि जैसे कोई भी देश में किसी धर्म को, विशेष धर्म को क्रिटिसाइज किया जाता है, उस पर अत्याचार किए जाते हैं, या फिर गलत नीतियों से लोगों को देश छोड़ने पर बाध्य किया जाता है, तो उस देश को विशेष चिंता वाले देशों की सूची में शामिल कर दिया जाता है। तो देखिए, आप थोड़ा सा देखिए इसमें, हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग ने विश्व के विभिन्न देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को दर्शाने वाली अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट अमेरिकी संसद को प्रस्तुत की है। अब इसमें विशेष चिंता वाले देश देखिए, तो देखिए आपको थोड़ा सा आप चौंक भी जाओगे। खैर, विशेष चिंता वाले देश जहाँ पर धर्म को लेकर के या जो अलग अलग नीतियाँ होती हैं धर्म विशेष को लेकर, उन चीज़ों पर भारत में भी चिंता जताई गई है इस रिपोर्ट में। कौन कौन से देश हैं? म्यांमार, चीन, इरिट्रिया, भारत, ईरान, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, सीरिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और वियतनाम। दोस्तों, इन देशों को विशेष चिंता वाले देशों की सूची मतलब में शामिल करने की थोड़ा देखा है। अच्छा, भारत को क्यों शामिल किया गया है? तो देखिए दोस्तों, अभी देखिए भारत को सूचीबद्ध नहीं किया गया है,
लेकिन विशेष चिंता वाले देशों की श्रेणी में जरूर ला खड़ा किया है। सूचीबद्ध करने पर तो उस देश में काफ़ी नकारात्मकता आ जाती है दोस्तों, ठीक है। लेकिन आगे हम थोड़ा देख लेते हैं इसमें, तो नेक्स्ट देखते हैं तो क्या कारण है भारत का इस रिपोर्ट इसमें मतलब विशेष चिंता वाले देशों की स्थिति में लाने के लिए। तो देखिए, एक तो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, एक दोस्तों जो नागरिकता अधिनियम है 1955 का, उसमें अमेंडमेंट किया गया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA, जो आपने खूब अखबारों में पढ़ा होगा, CAA जो 2019 में लाया गया है, उसकी वजह से एक दोस्तों NRC होता है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। ये कब दोस्तों असम से शुरुआत हुई थी, 1951 पहली बार NRC करवाया गया था। ये भी क्वेश्चन CGL में पूछा गया है दोस्तों, और हम तो कई बार जब भी NRC की बात आती है बताते हैं कब शुरुआत हुई थी इसकी। एक मॉब लिंचिंग है दोस्तों, धर्मांतरण विरोध कानून है, एंटी कन्वर्जन लॉज। इन मुद्दों को देखते हुए भारत को विशेष चिंता वाले देशों में शामिल किया है, लेकिन सूचीबद्ध नहीं किया, ये ध्यान रखें। तो देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट खबर की तरफ हम चलते हैं। अथिरापल्ली जल विद्युत परियोजना। तो देखिए दोस्तों, भारी जन विरोध के बीच केरल सरकार ने त्रिशूर जिले में चालकुडी नदी, तो दोस्तों केरल में जो त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर चालकुडी नदी है, वहाँ पर दोस्तों क्या है कि काफ़ी दिन से प्रस्तावित थी अथिरापल्ली जल विद्युत परियोजना। इसको दोबारा से शुरू करने के लिए निर्णय लिया है, जबकि भारी जन विरोध हो रहा है। लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ 5-6 परियोजना पहले से ही चल रही हैं, बांध भी बने हुए हैं, तो इससे पर्यावरण को, वहाँ आसपास रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान दिखाई दे रहा है इस वजह से दोस्तों। तो आगे हम बात करते हैं, तो देखिए 163 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली इस परियोजना को केरल के त्रिशूर जिले में पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील चालकुडी नदी पर स्थापित करने की योजना सबसे पहले 1979 में बनाई गई थी। ये योजना दोस्तों 1979 की है, लेकिन ये संवेदनशील क्षेत्र है यहाँ पर पारिस्थितिकी रूप से भी और यहाँ पर जन समुदाय की दृष्टि से भी, इस वजह से अब इस पर काम करने की केरल सरकार ने बात कही है। केरल सरकार की बात करते हैं तो यहाँ के CM पिनराई विजयन है, यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है दोस्तों, और यहाँ की कैपिटल आप जानते ही हो तिरुवनंतपुरम है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों केरला की, तो केरला का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो कथकली है। और केरला की बात करते हैं दोस्तों आगे, तो यहाँ का एक भारत का सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट भी है कलारीपयट्टू। UPSC 2016 में पूछा गया था, फिर पूछा जा सकता है क्योंकि कुछ ही दिन पहले चर्चा में रहा था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो देखिए इस परियोजना के तहत 23 मीटर ऊंचा और 311 मीटर लंबा गुरुत्वाकर्षण बांध प्रस्तावित है, ग्रेविटी डैम प्रस्तावित है दोस्तों, यानी जिसकी ऊंचाई कितनी होगी 23 मीटर 23 मीटर, और बात करते हैं 311 मीटर 311 मीटर लंबाई होगी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए चालकुडी नदी पर पहले से ही जल विद्युत परियोजना से संबंधित 6 बांध और सिंचाई संबंधित 1 बांध निर्मित है, यानी जो जल विद्युत होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, उससे संबंधित 6 बांध पहले से ही हैं दोस्तों, और एक इरिगेशन को लेकर भी बांध बनाया जा चुका है इस पर, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। चालकुडी नदी के बारे में देखते हैं दोस्तों, तो देखिए चालकुडी नदी है जो केरल की चौथी सबसे लंबी नदी है दोस्तों। इस नदी का कुल बेसिन क्षेत्र करीब 1704 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 1404 किलोमीटर का हिस्सा केरल में पड़ता है और शेष 300 किलोमीटर का हिस्सा तमिलनाडु में पड़ता है। टोटल कितना बेसिन है दोस्तों इसका 1704, जिसमें से 1404 किलोमीटर पड़ता है केरला में और 300 किलोमीटर पड़ता है दोस्तों तमिलनाडु में। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए यह नदी पलक्कड़, त्रिशूर, एर्नाकुलम जिलों से होकर निकलती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब बात करते हैं दोस्तों ओपेक के बारे में, क्योंकि अभी हाल ही में क्या किया है, सऊदी अरबिया ने पेट्रोलियम या जो क्रूड ऑयल है उसके दाम बढ़ा दिए दोस्तों, तो आपको यहाँ से ओपेक जानना जरूरी है दोस्तों। ओपेक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि वहाँ से तो क्वेश्चन बनेगा नहीं
कि भाई कौन से देश ने अभी हाल ही में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ाए हैं। हो सकता है और बढ़ जाएं उसके बाद, लेकिन ओपेक जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो देखिए, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। तो दोस्तों 5 देशों ने मिलकर दिसंबर 1960, 10 से 14 दिसंबर 1960 को एक बगदाद में सम्मेलन हुआ था। तो बगदाद कहाँ पर है दोस्तों? ये है इराक में। और इस बगदाद सम्मेलन के तहत कौन कौन से देशों ने, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला, इन 5 देशों ने मिलकर किसकी स्थापना की थी? ओपेक की, 1960 में। ठीक है, बात करते हैं इन 5 देशों के अलावा और कौन कौन से देश मिल चुके हैं दोस्तों। तो देखिए आगे देखते हैं। तो देखिए कतर कब मिला था दोस्तों, इसमें कब शामिल हुआ था? 1961। और इंडोनेशिया 1962, लीबिया 1962। तो देखिए 1962 में इंडोनेशिया और लीबिया। और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी संयुक्त अरब अमीरात, 1967 में मिला था। अल्जीरिया 1969 में, नाइजीरिया 1971 में, इक्वाडोर 1973 और अंगोला 2007, गैबन 1975 और इक्वेटोरियल गिनी 2017 और कांगो 2018। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई ओपेक में एक तो कौन कौन से देशों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी? तो ईरान, इराक, सऊदी अरब, वेनेजुएला, इन 5 देश थे दोस्तों। इन्होंने मिलकर के क्या किया था? ओपेक की स्थापना की थी। लेकिन ओपेक में सबसे अंतिम शामिल होने वाला देश कौन सा है दोस्तों? कांगो गणराज्य। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्तमान में इस संगठन में कितने देश हैं दोस्तों? टोटल 13 हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए इस संगठन का अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना तथा उपभोक्ता को पेट्रोलियम की कुशल, आर्थिक और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तेल बाजारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए वर्ष 2009 से आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा राज्य के मध्य वंशधारा नदी जल विवाद चल रहा है दोस्तों। तो इसको लेकर अभी आंध्र प्रदेश ने क्या किया है दोस्तों? ओडिशा से बातचीत के लिए, मतलब क्या न्योता दिया है उनको, ओडिशा से बातचीत करने के लिए तैयार है। बात करते हैं दोस्तों वंशधारा नदी की बात करते हैं। तो आपको ये बता ही चुका हूँ मैं कि भाई आंध्र प्रदेश और ओडिशा का क्या है, इस पर विवाद चल रहा था। और इसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? तो उद्गम होता है ओडिशा के कालाहांडी ज़िले से। कालाहांडी जिला का एक जगह है थुआमुल रामपुर से। ठीक है दोस्तों, यहाँ से उत्पादन होता है, उद्गम होता है दोस्तों, सॉरी। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में। तो ये लगभग 254 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये आंध्र प्रदेश के कालापट्टनम जिले से बंगाल खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। तो दोस्तों 254 किलोमीटर यात्रा के बाद जो कालापट्टनम जिला है कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। वहाँ से कहाँ पर ये चली जाती है? बंगाल खाड़ी में। नेक्स्ट देखते हैं, इस नदी का जो टोटल जल ग्रहण क्षेत्र है वो 10,830 वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए दोस्तों ये आज का करंट अफेयर्स था। यदि आपको ये वीडियो पूरी तरीके से ऐसा लगा हो कि ये हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण और पूरा मेहनत करवाने वाला चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करते रहें और वीडियो को कंटिन्यू शेयर करते रहें दोस्तों। आपके एक शेयर से आपको न जाने कौन से आपके दोस्त की, आपके भाई की या कोई अजनबी भी है तो उसकी हेल्प हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।